वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में ये हमारा 13th लेक्चर है। इसमें हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में हेल्प करेंगे और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी एमसीक्यूज की वो आपको मेंस एग्जाम में हेल्प कर सकती है। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड हियर ऑन अनअकैडमी आई टीच एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड इंडियन हिस्ट्री। अनअकैडमी पे वेरियस एजुकेटर्स अवेलेबल हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वेरियस अदर सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देन सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स आर आल्सो अवेलेबल लाइक मिस्टर मृणाल पटेल इज देयर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा इज देयर, मिस्टर अनुज गर्ग एंड मिस्टर रोमन सैनी। अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए काफी सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो कि यूट्यूब पे आपको अवेलेबल नहीं कराए जाते, वो आपको अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। पूरी की पूरी जो सीरीज होती है किसी भी जो सब्जेक्ट है उसको कवर करने के लिए वो पूरी की पूरी अवेलेबल होती है अनअकैडमी प्लस पेज। तो फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री की आप सीरीज कर रहे हैं तो कुछ लेक्चर्स हो सकता है कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो, देन बाकी सारे लेक्चर्स इवन फ्रॉम वेरियस एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे। आप इसमें से कोई भी पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द PL लाइव कोड। तो PL लाइव कोड को यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 40,000 आप 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हैं, द कॉस्ट ऑफ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन वुड बी 36,000 आफ्टर यूजिंग PL लाइव कोड। इसी तरीके से अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कॉस्ट आपकी 64,000 है, लेकिन PL लाइव कोड को यूज करने के बाद द कॉस्ट विल बी 57,600। तो ये इसके कॉस्ट प्राइसेस थे। और अनअकैडमी प्लस के लिए आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद कोई भी इसमें से पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन यूजिंग द PL लाइव कोड आप पेमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए कि काफी सारे कोर्सेज जो है ऑफकोर्स यूट्यूब पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको यूपीएससी सीएससी के लिए इट्स 1 पॉइंट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल कराए जाएंगे कंसर्निंग वेरियस सब्जेक्ट्स। तो हिस्ट्री अगर आपको करना है, ज्योग्राफी करना है, तो कंसर्निंग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो अपनी वीडियो सीरीज यहां डालते हैं। आप चाहे तो स्पेक्ट्रम को उसकी समरी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, चाहे तो स्पेक्ट्रम के एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जीसी लियोंग ज्योग्राफी को भी कवर कर सकते हैं, उनके एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं। 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स को आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपीएससी सीएससी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। PL लाइव कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट द डिस्काउंट। अब हम अपनी मार्किंग स्कीम पर चलते हैं। तो हर वीडियो में आपको पता है कि हम 15 क्वेश्चंस जो हैं वो डालते हैं और 13 से 15 अगर क्वेश्चन आपके सही होते हैं सो दैट्स एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। 10 से 12 क्वेश्चन इट इज ऑल्सो अ गुड परफॉर्मेंस। 7 से 9 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, नाउ इट इज अ डेंजर जोन, बिकॉज इसको डेंजर जोन कहने का रीजन यही है बिकॉज यहाँ पे आपको प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद ये नहीं पता होता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है या नहीं होने वाला है। आपको ये नहीं पता कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसी वजह से आप ना नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और ना ही आने वाले मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इस ब्रैकेट में तो बिल्कुल ही मत आइएगा। देन लेस देन 6 अगर आपके एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं उतने क्वेश्चंस के साथ आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए अगर स्टार्टिंग में आप नीचे की 2 ब्रैकेट में भी फॉल कर रहे हैं दैट्स ओके। आप डे बाय डे कोशिश करिए कि ऊपर वाले ब्रैकेट्स में पहुंचने की कोशिश करिएगा। नाउ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रिबेलियंस शुरू करे थे, सिविल अपराइजिंग्स, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चंस जो है आपके वो डिफरेंट रिबेलियंस जो इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो जो रिबेलियंस हुए थे, सिविल रिबेलियंस हुए थे, उसके ऊपर हमने 15 क्वेश्चन फॉर्म किए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस। तो बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, बुंदेलखंड वाज कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। तो बुंदेलखंड को कब लिया गया था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान में इसे कैप्चर किया गया था, कॉन्कर किया गया था। सेकंड, इट वाज पुट विद इन द प्रेसिडेंसी ऑफ अवध। तो इसको बाद में कहां पे मिलाया गया, इसे अवध की जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर मिला दिया गया। थर्ड, ब्रिटिश स्पेसिफाइड द रिवॉर्ड थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन किया गया था, जो डिस्टर्बेंसेस थी, उसको एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के थ्रू जो था वो पेसिफाई किया गया था, शांत किया गया था। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस को कवर करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहां पे इसको मिलाया गया था और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कौन कौन से थे। Few more seconds.
चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज बुंदेलखंड वाज कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखिएगा। तो बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस के बारे में पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। बुंदेलखंड को कब? सेकंड मराठा वॉर जो हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर, उसी के दौरान ही बुंदेलखंड को मिलाया गया था। लेकिन इसको अवध की प्रेसिडेंसी में ना मिलाकर इसे बंगाल की प्रेसिडेंसी में मिलाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, तो सी ऑप्शन निकल जाएगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, दैट ब्रिटिश पैसिफाइड द रिवॉर्ड्स थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो पैसिफिकेशन की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, मतलब यहां बुंदेलखंड के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद इस डिस्टर्बेंस को शांत किया। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हुआ क्या था? बुंदेला चीफ्स जो थे, बुंदेला चीफ्स, वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश उनके जो बुंदेलखंड रीजन है उसको ओवरपावर कर ले। इसी वजह से सिर्फ 150 इनके पास जो सोल्जर्स थे एक फोर्ट के अंदर थे और वहां से उन्होंने एक काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाई किसको? ब्रिटिशर्स को। और यहां पे कुछ फेमस लीडर्स भी थे, जैसे कि एक थे लक्ष्मण दावा, ही वॉज द फोर्ट कमांडर, जिसको किलांदर कहा जाता था। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखी किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। ये कहां से लड़ रहे थे? ये इनके पास एक फोर्ट था अजयगढ़ फोर्ट, ये वहां से लड़ रहे थे। इसको थोड़ा तफसील से डिस्कस करते हैं। तो हमारे पहले जो फाइटर थे वो कौन थे? लक्ष्मण दावा, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनको ये कहा था कि आपको आपका जो फोर्ट है वो 2 साल के अंदर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मण दावा डिड नॉट अग्री टू इट। 2 साल के पास होने के बाद भी, वो जो टेन्योर था वो खत्म होने के बाद भी लक्ष्मण दावा जो थे वो अपने फोर्ट में रहे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को वहां नहीं आने दिया। हाउएवर, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ब्रिटिशर्स के सामने रखने के बाद 1809 में लक्ष्मण दावा ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो ये पहले ऐसे कमांडर थे जिन्होंने अच्छी अपोजिशन रखी, एक काफी स्ट्रॉन्ग और एक रोबस्ट अपोजिशन रखी ब्रिटिशर्स के सामने। सेकेंड अपोजिशन किसने रखी थी? ये भी एक किलांदर थे, मतलब ये कमांडर थे और इनका नाम था दरिया सिंह। तो काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन्होंने भी रखी और बाय 1812 इनको भी ब्रिटिशर्स के सामने झुकना पड़ा। सो तीसरे इंडिविजुअल जो थे वो थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किया था। गोपाल सिंह के अंकल थे जिनके साथ, जिनकी गोपाल सिंह से बनती नहीं थी, और ये जो अंकल थे ये ब्रिटिशर्स की साइड हो गए थे। ठीक है, लेकिन गोपाल सिंह ने ब्रिटिशर्स को अपोज करना छोड़ा नहीं, अपने अंकल को भी वो अपोज करते रहे। हालांकि अंकल और जो ब्रिटिशर्स थे वो, उन दोनों ने भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखी गोपाल सिंह के सामने। इवेंचुअली ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि गोपाल सिंह को भी हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रखा जिसको वो कहते थे इकार नामाज। सो इकार नामाज, इकरार नामाज आप कह सकते हैं इसको। ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था जिसके थ्रू पैसिफिकेशन की पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट करी गई। तो जहां बुंदेलखंड की बात आती है, याद रखिएगा कि यहां पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर इसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले काफी सारे ऐसे कमांडर्स थे, चाहे वो लक्ष्मण दावा हो या फिर उनके बाद कौन आए थे? दरिया सिंह आए थे और फाइनली गोपाल सिंह। ये 3 लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखी। इवेंचुअली ब्रिटिशर्स को भी समझ में आया, एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में साइन किया गया और उसके बाद इस जो डिस्टर्बेंस थी या रिवोल्ट कह सकते हैं इसको सिमर डाउन किया गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। यहां पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में इन्वॉल्व किया गया था। देन सेकंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट पलाकी मेरी आउटब्रेक। तो पलाकी मेरी आउटब्रेक के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम जमींदार, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये जमींदार की तरफ से आया था। देन राजा ज्वाइन द रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटिश साइड, तो राजा ने किसको ज्वाइन किया? ब्रिटिशर्स को ज्वाइन किया। देन नारायण देव वाज द राजा ऑफ पलाकी मेडी। पलाकी मेडी का जो राजा था उनका नाम था नारायण देव। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे पलाकी मेडी आउटब्रेक क्या था। फ्यू मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। सो इट वाज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम जमींदार। पहली स्टेटमेंट कहती है पलाकी मेडी आउटब्रेक के बारे में, तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। जमींदार एक साइड थे और दूसरी साइड कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, अब सेकंड आती है द राजा ज्वाइन द रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटिश साइड। नहीं, जो राजा नारायण देव थे और उनसे पहले जो उनके फादर थे वो भी जमींदार की तरफ ही थे, वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे। तो
जो किंग थे और जो जमींदार थे वो दोनों एक साइड थे और ब्रिटिशर्स उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे। पर लाकीमेडी जो है ये बेसिकली एक वेस्टर्न कोस्ट पे टाउन है जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने गंजम को एक्वायर किया और उसके बाद पलाकी मेडी जो रीजन था इस पर भी उन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाना शुरू किया। ये चीज जमींदारों को पसंद नहीं आई और फाइनली ये जो आउटब्रेक था ये हुआ। इसमें जमींदार और राजास, ऑफकोर्स वो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करेंगे, अभी तक राजास और जमींदार ही रूल कर रहे थे उस जगह को, लेकिन अभी ब्रिटिशर्स जो थे वो आ गए आफ्टर एक्वायरिंग द गंजम डिस्ट्रिक्ट। इस वजह से राजा और जमींदार एक साइड हो गए और ब्रिटिशर्स दूसरी साइड। यहाँ पे राजा जो थे वो नारायण देव थे और बाद में क्या हुआ, नारायण देव को हटाने के बाद ब्रिटिशर्स ने इनके ही बेटे गजपति राव, नारायण राव के बेटे गजपति राव को बिठाया सीट के ऊपर। लेकिन गजपति राव ने भी अपने जो फादर के कदम थे उन्हीं पे ही चले वो, और गजपति राव ने भी ब्रिटिशर्स को अपोज करना शुरू किया। और इवेंचुअली जो गजपति राव थे, मतलब जो नारायण राव के बेटे थे, नारायण राव खुद और जमींदार, इन्होंने मिलकर ब्रिटिशर्स का अपोज करना शुरू किया। उस वक्त जो ब्रिटिश पावर को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था जॉर्ज रसल। ठीक है, तो आप ये पूरा जो इवेंट पलाकीमेडी का और ये अनफोल्ड हो रहा है इसको देख लीजिएगा कि जमींदार और राजा एक साइड पे लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नारायण राव जो राजा थे उनको हटाया गया था, लेकिन हटाने के बाद भी जो उनके बेटे आए जिनका नाम गजपति राव था, उन्होंने अपने फादर्स के ही नक्शे कदम पर चले वो, उनको भी अपने साथ इंक्लूड किया और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ब्रिटिशर्स के सामने रखी। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो है, पहली स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑफकोर्स डी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कच्छ रिबेलियन। कच्छ रिबेलियन के ऊपर दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है राजा भारमल सेकंड रेज्ड एन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये क्या राजा भारमल ने आर्मी रेज करी थी कच्छ रिबेलियन के अंदर, देखते हैं। देन अफगान एंड अफ्रीकन ट्रूप सपोर्टेड द राजा। तो राजा ने अफगान और अफ्रीकन ट्रूप्स की भी हेल्प ली थी। टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम देखते हैं कच्छ रिबेलियन था क्या। फ्यू मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। तो कच्छ रिबेलियन के बारे में पहली स्टेटमेंट है राजा भारमल टू रेज एन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। हुआ क्या था, इन 1816 एक ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश एंड महाराजा और भारमल ऑफ कच्छ के बीच में। तो 1816 में एक ट्रीटी साइन हुई। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने यह माना कि जो पावर है वो किसके पास रहनी चाहिए, भारमल के पास ही रहनी चाहिए, जो किंग है वहां के। तो भारमल के पास पावर रहनी चाहिए, डिसाइड हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो लोकल चीफ्टेन्स थे वो भी पावर हंग्री थे। उन्होंने क्या किया, भारमल को अपोज करना शुरू कर दिया और यहां पे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहां पे पावर कैप्चर करने की कोशिश करी। यही चीज को अपोज करने के लिए राजा भारमल टू ने आर्मी रेज करी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकंड, इसमें अफगान और अफ्रीकन, अफगान जो थे वो तो वैसे ही ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे, और इस बार इवन अफ्रीकन को भी, क्योंकि अफ्रीकन में भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी और वहां पे भी अपोजिशन ब्रिटिशर्स को देखना पड़ता था। तो वहां के भी ट्रूप जो थे वो भी मंगवाए गए और उन्होंने भी सपोर्ट किया राजा को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फाइनली क्या हुआ, क्योंकि चीफ्टेन्स जो थे वो भी आपस में डिवाइडेड थे। कुछ चीफ्स जो होते थे वो भारमल टू को हटाना चाहते थे, दे वर अदर क्लास ऑफ चीफ्स, दे वांटेड रेस्टोरेशन ऑफ भारमल। तो यहां पे क्या हुआ था, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम भारमल को आउस्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन बाद में जो चीफ थे उन्होंने ही मांग करी कि जो भारमल हैं, जिनको जो अभी तक रूल कर रहे थे, उनको रिस्टोर किया जाए, और ब्रिटिशर्स ने उस चीज को अग्री किया और एक कंसिलेटरी पॉलिसी जो थी वो अपनाई। फिलहाल हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट बरेली अपसर्च। बरेली अपसर्च के ऊपर 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है, सॉरी 2 स्टेटमेंट्स हैं। वन ऑफ द कॉजेज वाज इम्पोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स। तो पुलिस टैक्स की वजह से बरेली का अपसर्च हुआ। सेकंड, द अपसर्च सीम्स टू हैव बीन द प्रोडक्ट मोर ऑफ अ डिसकंटेंट देन द एक्चुअल ग्रीवांस। तो ये कह रहे हैं कि जो ये अपसर्च हुआ था, बरेली का अपसर्च, ये एक डिससेटिस्फेक्शन की वजह से हुआ था, कोई एक्चुअल में ऐसा कोई ग्रीवांस था नहीं। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। टेक 5 मोर सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं. सो वन ऑफ द कॉजेज वाज इम्पोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज पुलिस टैक्स इंपोज किया गया था और जो लोकल्स थे वो उस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे बरेली के अंदर, और ये एक रीजन बना इंस्टिगेट करने का वहां के लोगों को कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठानी चाहिए. वहां पे एक रिलीजियस लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद ही वॉज एन ओल्ड मैन जिसने एक पिटीशन दी थी किसको, मैजिस्ट्रेट ऑफ द टाउन को, और वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाते थे. हालांकि बेटर और एक अच्छी चीज ये थी कि वहां पे बिकॉज ही वाज सॉर्ट ऑफ अ लीडर और अ रिलीजियस लीडर, काफी ओल्ड थे, उनकी बात लोग सुना करते थे, और यहां पे इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाने के लिए लोगों को कहा. तो यहां पे सिचुएशन पहले ही खराब हो चुकी थी पुलिस टैक्स इंपोज करने की वजह से. सेकेंड चीज क्या हुई, यहां पर ड्यूरिंग द टैक्स कलेक्शन एक विमेन इंजर्ड हो गई, और इस चीज ने भी एज ए प्रीकर्सर काम किया बरेली अपसर्च के लिए. इसके बाद क्या हुआ, काफी सारे लोकल्स ने मिलके एक वहां पे जज हुआ करते थे, उनके बेटे को मार दिया, और यहां से फिर ब्रिटिशर्स और जो बरेली के अंदर लोकल लोग थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बड़े लेवल पे पहुंचा. फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे. वन ऑफ द कॉजेज वाज इंपोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि पुलिस टैक्स इंपोज कर रखा था, जो टैक्स कलेक्शन करते थे वो अमाउंट काफी ज्यादा था, और टैक्स कलेक्ट करते हुए एक विमेन इंजर्ड हो गई थी जिसने basically that added fuel to the fire. Second, the upsurge seems to have been the product more of discontent than the actual grievance. तो ये पहली स्टेटमेंट नहीं एक्सप्लेन कर दिया कि लोग जो थे वो पुलिस टैक्स को लेके डिसकॉन्टेंट थे. उनको ये लगता था कि जो अमाउंट है जो पुलिस टैक्स उन पे इंपोज किया गया है वो काफी ज्यादा है. सो दैट डिससेटिस्फेक्शन वाज देयर, और इसी वजह से जो अपसर्ज है वो हुआ. नाउ इसके अंदर अराउंड 300 रेबल्स मारे गए और काफी ज्यादा मात्रा में वुंडेड भी हुए. तो आंसर हमारा सी हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट अबाउट अपसर्ज ऑफ पाइका रिबेलियन. पाइका रिबेलियन के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना, ध्यान रखिएगा. तो पहली स्टेटमेंट कहती है पाइक्स वर ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया अंडर गजपति रूलर्स ऑफ झारखंड. तो झारखंड के अंदर जो गजपति रूलर थे वो लोग थे जो कि लैंडेड मिलिशिया का मतलब ये जो फुट सोल्जर्स होते हैं, तो ऐसे कोई कैवलरी वगैरह नहीं थी, तो दे वर द फुट सोल्जर्स ऑफ झारखंड. देखेंगे. सेकंड, पाइकर्स वर गिवन रेंट फ्री लैंड फॉर देयर पुलिस सर्विसेज. वो अपनी पुलिस सर्विसेज देते थे और उसके बदले में उनको रेंट फ्री लैंड मिली हुई थी. देन पाइका रिबेलियन और पाइका विद्रोह जिसको कहते हैं ऑफ 1817 विल बी नेम्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. नाउ टेक 15 सेकंड्स, बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, फिर डिस्कस करेंगे आंसर को. ध्यान रखिएगा आपको इनकरेक्ट आंसर में बताना है. चलिए डिस्कस करते हैं. इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाइका रिबेलियन. तो पाइका रिबेलियन जिसे पाइका विद्रोह भी कहते थे ऑफ 1817, थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हैं पहले हम, विल बी नेम्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. आई थिंक मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लास्ट ईयर जस्ट सेड दिस थिंग कि पाइका रिबेलियन को अब हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानेंगे, और जो हिस्ट्री बुक्स जो करंट सेशन से आने वाली है उसके अंदर ये चीज मेंशन भी करी जाएगी. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेकंड, पाइकर्स वर गिवन रेंट फ्री लैंड फॉर देयर पुलिस सर्विसेज. बेसिकली लैंडेड मिलिशिया थी तो अपनी सर्विसेज देते थे और उसके बदले में इनको लैंड मिला करती थी रेंट फ्री. ये स्टेटमेंट भी सही है. फर्स्ट, पाइकर्स वर ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया, ये मैंने बता ही दिया, अंडर गजपति रूलर, ये भी सही है, लेकिन ये झारखंड से नहीं थे, उड़ीसा से थे. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. हमारा आंसर ए हो जाएगा. हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी बिकॉज पाइकर्स वर ओरिजिनली नॉट फ्रॉम झारखंड, दे वर फ्रॉम ओडिशा. लैंडेड मिलिशिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया, फुट सोल्जर्स थे और उनको रेंट फ्री लैंड्स मिला करती थी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाएगा 1817 की. अभी तक हम यूजुअली 1857 की जो म्यूटनी थी, कुछ लोग उसको रिवोल्ट कहते हैं और कुछ लोग उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, कुछ लोग म्यूटनी कहते हैं, तो उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना करते थे. लेकिन उससे भी काफी साल पहले 1817 के अंदर जो पाइका रिबेलियन हुआ था, अब से हम उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफिशियली मानते हैं. तो हमारा आंसर ए है यहां पर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट पाइका रिबेलियन. पाइका रिबेलियन के ऊपर अगेन 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, बख्शी जगबंधु विद्याधर वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन. तो जो बख्शी जगबंधु विद्याधर थे वो इस रिबेलियन के लीडर थे. देखते हैं. सेकंड, एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वाज द रीजन फॉर द रिबेलियन. तो
बेसिक कॉजल फैक्टर इस रिबेलियन का क्या था, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो काफी एक्सटॉर्शनिस्ट थी, मतलब काफी एक्सप्लॉइटेटिव थी, काफी ज्यादा अमाउंट में जो लैंड रेवेन्यू था वो कलेक्ट किया जाता था। थर्ड, लोकल मासेस वर डिस्कंट्रोल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसी वजह से लोकल मासेस जो थी वो डिससेटिस्फाइड हो गई थी। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है बख्शी जगबंधु विद्याधर वाज द लीडर ऑफ रिबेलियन। ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज लीडर का नाम सही दिया हुआ है, तो बख्शी जगबंधु जो थे वही इस रिबेलियन के लीडर थे। सेकंड, एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसी थी, लैंड रेवेन्यू जो अमाउंट ऑफ लैंड टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो काफी ज्यादा था, और वहां पे जो ट्राइबल्स थे और जो पेसेंट्स थे वो उतने अमाउंट को नहीं दे पा रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्या कहती है, लोकल मासेस वर डिसकंट्रोल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज डिसकंट्रोलमेंट तो था, डिससेटिस्फेक्शन तो लोकल मासेस के बीच में था, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट बट बिकॉज ऑफ द हायर टैक्सेस ओवर सॉल्ट। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस काफी ज्यादा थे। आई थिंक दैट टाइम 0.50 पैसा से 1 रुपी तक का टैक्स शायद लगाया गया था उसके ऊपर, तो इसी वजह से जो डिससेटिस्फेक्शन था मासेस के ऊपर वो काफी ज्यादा था। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहां पे एक चीज समझने वाली ये भी है कि पाइका रिबेलियन जो कि स्टार्टिंग में इसने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखी ब्रिटिशर्स के सामने, लेकिन बाय 1803 1800 जब ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा का कॉन्क्वेस्ट किया उसके बाद राजा ऑफ खुर्दा जो थे ये सपोर्ट करते थे किसको, पाइकास को, और इनके अंडर में ही पाइकास जो थे काफी पावरफुल बने थे। लेकिन जब राजा ऑफ खुर्दा अपने थ्रोन से हटे, जब उनको रिमूव किया गया, जो पाइकास की पावर होती थी वो भी काफी हद तक कम हो गई। तो अब देख सकते हैं कि जो पाइकास थे, जो लैंडेड मिलिशिया थे, उनको किंग का सपोर्ट था। जब तक किंग का सपोर्ट था तब तक तो वो सही चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सपोर्ट हटा बिकॉज ऑफ द पावर और द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द ब्रिटिशर्स, पाइकास की जो पावर थी वो कम हो गई। फिलहाल हमारा आंसर बी था। यहां पर हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे चलेंगे पाइकास रिबेलियन के बारे में। ये बता दिया कि बख्शी जगबंधु जो थे 1829 में आई थिंक इनको रिमूव कर दिया था 1829 के अंदर, और रिप्रेशन जो था इस रिबेलियन का 1818 में ही हो गया था। तो उसके अराउंड आप कह सकते हैं कि 11 साल के बाद जो सिचुएशन थी बख्शी जगबंधु जी की, उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। ही वॉज रिड्यूस टू फेन्यूरी। गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करी गई थी रिबेलियन के अंदर, जो कि स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स के लिए काफी मुश्किल था ओवर पावर करना, नेवरदलेस लेटर ऑन दे डिड। अब इसमें कुछ बैकग्राउंड इसका और देख लेते हैं। इसमें जो लोग साथ में लड़े थे, मुकुंद देव, द लास्ट राजा ऑफ खुर्दा, एंड जमींदार्स, साथ में बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये तीनों एक साइड से लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये मैं बता ही चुका हूं कि गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करी गई थी, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने इस चीज को काउंटर करा और इवेंचुअली रिप्रेस कर दिया पूरे रिबेलियन को बाय 1818। खैर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which of the following statement or statements are incorrect about Om revolt? तो ओम रिवोल्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है महाराजा पुरंदर सिंह वाज हेडिंग द रिवोल्ट। तो इस रिवोल्ट को कौन हेड कर रहा था? महाराजा पुरंदर सिंह। देखते हैं। सेकंड, ब्रिटिश डिड नॉट लीव असम पोस्ट फर्स्ट बर्मीज वॉर वाज अ मेजर रीजन फॉर द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट किस वजह से हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो पहली जो बर्मीज वॉर हुई थी उसके बाद असम को छोड़ के नहीं गए थे। देन कंपनी डिसाइडेड टू फॉलो अ कंसिलेटरी पॉलिसी। कंपनी की जो पॉलिसी थी वो एक कंसिलेटरी पॉलिसी थी, विन विन सिचुएशन की कोशिश करते थे और कॉपरेशन की बात करते थे। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। महाराजा पुरंदर सिंह वाज हेडिंग द रिवोल्ट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ही वाज द किंग ऑफ ओम। ओम किंग थे, और जिनको फाइनली जब सब कुछ ये पूरा रिवोल्ट को सप्रेस करा जा चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो अ पोर्शन ऑफ असम वाज गिवन टू
king of Om, that is Maharaja Purandar Singh. But this was not headed by Maharaja Purandar Singh, rather it was Gomdhar Kanwar. He was the leader of this Om revolt. तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, हमें गलत स्टेटमेंट ही बतानी थी. सेकंड चलते हैं. ब्रिटिश डिड नॉट लीव असम पोस्ट फर्स्ट बर्मीज वॉर वाज अ मेजर रीजन फॉर द रिवोल्ट. हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जब फर्स्ट बर्मीज वॉर ओवर हो जाएगी तो हम असम में से रिसीड कर जाएंगे, वहां उस असम को छोड़ देंगे. लेकिन हुआ इसका उल्टा. फर्स्ट बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि असम के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, देयरफॉर हमें यहां से विड्रॉ करने की बजाय रादर यहां पे जितना भी एक्विजिशन कर सकते हैं वो करना चाहिए. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है. ये एक रीजन था ब्रिटिशर्स के असम को नहीं छोड़ने का, जिसकी वजह से ओम रिवोल्ट हुआ था. थर्ड, कंपनी डिसाइडेड टू फॉलो अ कंसिलेटरी पॉलिसी, मतलब एक पैसिफिकेशन की पॉलिसी उन्होंने फॉलो करी थी. सो दिस इज ऑल्सो राइट. फाइनली क्या हुआ था, कंपनी ने कंसिलेटरी पॉलिसी को फॉलो किया, जिसमें कि जो असम है, लेट्स से कि दिस इज असम, तो जो असम का अपर पोर्शन था वो दे दिया महाराजा पुरंदर सिंह को, और जो किंग ऑफ ओम थे, और इसका जो लोअर पोर्शन था वो किसको दे दिया, एसमिस किंग को. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने डिवीजन कर दिया. तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा ए, बिकॉज पहली ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है. देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. Which of the following statement or statements is are correct about Wahhabi movement? Wahhabi movement के ऊपर 3 स्टेटमेंट है. पहली स्टेटमेंट कहती है the movement wanted Islam to get out of the clutches of Western culture. तो ये जो मूवमेंट था वहाबी मूवमेंट, ये चाहता था कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं पड़े वहाबी मूवमेंट के ऊपर, और जितना पड़ चुका है उसको भी हमें खत्म करना है. सेकंड, द वहाबीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट. तो वहाबीज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सेंटीमेंट्स क्रिएट करे मुस्लिम्स के अंदर. थर्ड, द सैयद अहमद वॉज acclaimed as the desired leader imam of this movement. तो इसके जो लीडर थे कौन थे, सैयद अहमद. नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर देखते हैं कि सही कौन सी स्टेटमेंट है और गलत कौन सी है. फ्यू मोर सेकंड्स पे डिस्कस करते हैं इसको. वहाबी मूवमेंट के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट चलिए डिस्कस करते हैं. पहली स्टेटमेंट कहती है द मूवमेंट वांटेड इस्लाम टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर. ये स्टेटमेंट सही है. वहाबी जो था इट वाज ऑल अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम. इस्लाम को प्यूरिफाई करना चाहते थे, और वो किस तरीके से करना चाहते थे कि जितना भी वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस मुस्लिम्स के ऊपर पड़ चुका है उसको हमें हटाना है. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हो जाती है. सेकंड, द वहाबीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट. तो अगेंस्ट वो वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट में थे और ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट में थे. अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्यों थे वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, बट फिलहाल यस दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ताकि एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट क्रिएट करे जा सके, ताकि वो खुद अपने पूरे के पूरे रिलीजन को वेस्टर्न कल्चर से बचा सके. थर्ड, सैयद अहमद उनके लीडर थे. ये स्टेटमेंट भी सही है. अब हम देखते हैं कि हुआ क्या था. देखिए, दर उल हर्ब, दैट इज लैंड ऑफ काफिर्स, काफी लोगों की लैंड. दे वांटेड टू कन्वर्ट दर उल हर्ब टू दर उल इस्लाम, मतलब लैंड ऑफ इस्लाम. तो वो जो काफिरों की जमीन थी जिसको वो काफिर कहते थे उसको दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे. मतलब वो सिख किंगडम के अगेंस्ट में थे और जो पंजाब है उसको कैप्चर करना चाहते थे. ठीक है, हुआ क्या, लेकिन पंजाब को किसने कैप्चर किया, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया. और अब इस वजह से ब्रिटिशर्स को तो वो पहले ही पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ देयर वेस्टर्न कल्चर. उनको लगता था कि हमारा जो रिलीजन है वो जो है पल्यूट हो रहा है ब्रिटिशर्स की वजह से, ऐसा उनका मानना था. अब यहां पे जब सिख को और या उनके पंजाब रीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया तो वहां पे उनको और भी लगा कि अब तो हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि हमें पंजाब को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करना था जो अब हम ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये चीज यहां पे दर उल अर्ब को दरुल इस्लाम में वो कन्वर्ट करना चाहते थे. तो आंसर हमारा सी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है. ये ध्यान रखिएगा, वहाबी मूवमेंट का कुछ बेसिक हमने दिया था. देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. Which of the following statement or statements is are correct about Kuka movement? तो कुका मूवमेंट के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए. इट वॉज फाउंडेड इन 1840 बाय भगत जवाहर मल. भगत जवाहर मल ने ये 1840 में फाउंड किया था. देन इट वॉज प्योरली रिलीजियस कैंपेन. तो कुका मूवमेंट जो था वो रिलीजियस लाइन पर एक था. थर्ड, दे एडवोकेटेड वियरिंग हैंड वुमेन क्लोथ एंड बाइकआउट ऑफ इंग्लिश. तो वो इंग्लिश को बाइकआउट करते थे और हाथ से जो बुने हुए कपड़े होते थे पहनना पसंद करते थे. टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं.
चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आपके पास आंसर होगा इसका। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट वॉज फाउंडेड बाय भगत जवाहर मल इन 1814। ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इसके जो लीडर थे वो भगत जवाहर मल ही थे, जिनका एक नाम और भी था, सिया साहेब। इनको सिया साहेब भी कहा जाता था और एक मेजर लीडर थे मूवमेंट के। और इनके बाद जो एक और मेजर लीडर है उनका नाम था बाबा राम सिंह। तो ध्यान रखिएगा, पहले आए भगत जवाहर मल और बाद में बाबा राम सिंह। सेकेंड, इट वॉज प्योरली रिलीजियस कैंपेन। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज ये रिलीजियस कैंपेन तो था, साथ में पॉलिटिकल कैंपेन भी था। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन कैसे था और रिलीजियस कैंपेन कैसे था। स्टार्टिंग में तो देखिए, रिलीजियस जो चीजें थी, सोशल चीजें थी, उनके ऊपर ध्यान दिया गया था, जैसे कि कास्ट का एबोलिशन होना चाहिए। ठीक है, सिक्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अल्कोहल, ड्रग्स का यूज भी नहीं होना चाहिए, इंटर मैरिजेस होनी चाहिए, विडोरी मैरिज होनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में बात हो रही थी। लेकिन सोशल चीजों, रिलीजियस चीजों के बारे में बात करते करते ये जो मूवमेंट था ये शिफ्ट हुआ पॉलिटिकल साइड। मतलब इन्होंने, जो कूकर्स थे, उन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी कि नाउ दिस इज द हाई टाइम दैट वी शुड रिमूव ब्रिटिशर्स फ्रॉम दिस कंट्री। तो हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है और जो सिख का रूल हुआ करता था पंजाब के ऊपर, उसको रीएस्टैब्लिश करना है। तो आप देख सकते हैं कि रिलीजियस और सोशल लाइंस को पार करते हुए वो कैसे पॉलिटिकल साइड पर चले गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। थर्ड आते हैं, दे एडवोकेटेड वियरिंग ऑफ वुवन क्लोथ्स एंड बाइकआउट ऑफ इंग्लिश। तो ऑफकोर्स इंग्लिश को वो बाइकआउट करते थे और हाथ से बुने हुए जो कपड़े होते थे उसको पहनना पसंद करते थे। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स थी, हमारा यहां पे जो आंसर होगा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड नामधारी सेक्ट इन लुधियाना? लुधियाना के अंदर नामधारी सेक्ट किसने फाउंड करी थी? क्या वो बाबा राम सिंह थे, भगत जवाहर मल, जिनके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, शिवदयाल साहिब थे, नारायण मल्हार जोशी थे? टेक 15 सेकेंड्स फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप यू हैव द आंसर। तो नामधारी सेक्ट लुधियाना के अंदर बाबा राम सिंह ने फाउंड करी थी। ओरिजिनली देखा जाए तो बालक सिंह जी का नाम इसके साथ जोड़ के देखा जाता है नामधारी सेक्ट के साथ, लेकिन लुधियाना में बाबा राम सिंह इसे लेके आए थे ऑन द डे ऑफ बैसाखी। सो इट वाज अप्रैल 12, 13, 1857 को लुधियाना के भेनी विलेज में इन्होंने नामधारी सेक्ट जो थी वो स्टार्ट करी थी। हो क्या रहा था, सिख जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हम अपने सेक्रीफाइसेस, मदरलैंड, इन सब चीजों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए। देयरफॉर दे वर मोबिलाइजिंग पीपल फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, दैट इज पंजाब। पंजाब की फ्रीडम के लिए वो काम कर रहे थे। एंड अलोंग विद दैट दे वर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी, जो हमने पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेशन को हटा रहे थे, विडो रिमैरिज के लिए बात कर रहे थे, इंटरकास्ट मैरिजेस की बात कर रहे थे, तो और साथ में जो मीट और अल्कोहल है, ड्रग्स है, इनके कंजम्पशन को कम करने की बात कर रहे थे। तो यहां पे एक तरफ तो सोसाइटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, जो सोसाइटी के अनवांटेड कस्टम्स है, सोशल इविल्स थी, उनको हटाने की बात हो रही थी। साथ में पंजाब एज ए कंट्री और एज अ फ्री किंगडम उसको एस्टेब्लिश किया जाए, उसकी बात हो रही थी। तो यहां पे आंसर हमारा बाबा राम सिंह है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कुका रिबेलियन? कुका रिबेलियन के ऊपर 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट, दे प्रोपगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। तो उन्होंने स्वदेशी के जो कॉन्सेप्ट था उसको सपोर्ट किया, उसको प्रोपगेट किया। देन कुका सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कुका ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। देन ब्रिटिश सेंट राम सिंह टू रंगून। जब हमने नामधारी सेक्ट के बारे में पढ़ा था, राम सिंह जी का नाम आया था वहां पे, तो उनको रंगून में भेज दिया। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, फिर देखते हैं कि क्या हुआ था। फ्यू मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है दे प्रोपगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। तो स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को वो लेके आए थे, प्रोपगेट किया था उन्होंने। तो ये चीज इनके बारे में कही जाती है कि स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन,
मूवमेंट, ये जो चीजें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं ना, पहली बार मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमने देखा था उससे पहले ये कुका रिबेलियन के अंदर ये जो स्ट्रेटेजीज थी वो यूज हो चुकी थी। तो अगर कहा जाए क्या स्वदेशी सबसे पहले क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में यूज हुआ था, द आंसर इज नो, बिकॉज कुका रिबेलियन के अंदर स्वदेशी पहले ही यूज हो चुका था। क्या नॉन कोऑपरेशन जो था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में पहली बार यूज हुआ था, द आंसर इज अगेन नो, बिकॉज कुका रिबेलियन के अंदर ये पहले ही यूज हो चुका था। तो ये जो स्ट्रेटेजीज जो थी ये किसने अपनाई थी, बाद में जाके गांधी जी इन्हीं स्ट्रेटेजीज को ऑप्ट करेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर इसे यूज करेंगे। बट जो सिक्स थे उन्होंने कुका रिबेलियन के अंदर ये स्ट्रेटेजीज पहले ही यूज करी थी और इनके अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिले थे। थर्ड, ब्रिटिश सेंट राम सिंह टू रंगून, हुआ यही था कि ब्रिटिशर्स ने काफी सारे स्टेप्स लिए इस स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन को क्रश करने के लिए, और 1863 से लेके 1872 तक एक्सट्रीम स्टेप्स लिए गए, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और फाइनली 1872 में जो राम सिंह है इनको रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, बिकॉज तीनों ही स्टेटमेंट सही है यहां पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट नरकलबेरिया अपराइजिंग। नरकलबेरिया अपराइजिंग के ऊपर 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट, इट वॉज हेडेड बाय टीटू मीर, तो ये किसने स्टार्ट किया था और हेड किया था, टीटू मीर ने। नेक्स्ट, इन दिस टेनेंट्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, तो इट वॉज अ मूवमेंट जिसमें टेनेंट्स एक साइड में थे और लैंडलॉर्ड्स दूसरी साइड में थे, और देयर वाज प्रोबेबली सप्रेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, और इसी वजह से टेनेंट्स ने रिवोल्ट किया। देन द रिवोल्ट वाज सेक्युलर इन नेचर, तो रिवोल्ट्स के अंदर कोई भी रिलीजियस कलरिंग नहीं थी। नाउ टेक 15 सेकंड, फिर हम नरकलबेरिया अपराइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि कुछ कुछ ये मोपला रिबेलियन के तरीके से था, आपको आंसर करने में हेल्प मिलेगी अगर आपने मोपला रिबेलियन के बारे में पढ़ा है, कुछ कुछ उसी की तरीके से था ये। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज हेडेड बाय टीटू मीर, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो इसके लीडर थे उनका नाम था टीटू मीर, उनको एक नाम से और भी जाना जाता था, जो था मीर निथार अली। मीर निथार अली जो थे इन्होंने ये नरकलबेरिया अपराइजिंग को हेड किया था। सेकंड, इन दिस टेनेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो एक साइड पे टेनेंट्स थे जो कि लार्जली मुस्लिम्स थे, और दूसरी साइड लैंडलॉर्ड्स थे जो कि लार्जली हिंदूज थे। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या रिलीजियस कलरिंग नहीं होगी, उसके अंदर रिलीजियस ह्यूज जरूर होगा, तो सेक्युलर तो हो ही नहीं सकता है। तो दिस रिवोल्ट वाज नॉट सेक्युलर एट ऑल, बिकॉज वहां पे मुस्लिम्स वर्सेस हिंदू का जो अपोजिशन था, एक जो दो ब्लॉक्स बन चुके थे, वो भी कहीं ना कहीं देखे गए कि पूरे टेनेंट्स एक साइड हो गए, मुस्लिम्स एक साइड हो गए, और लैंडलॉर्ड्स जो थे हिंदूज उनका अपोजिशन करना शुरू किया गया। तो ये चीज यहाँ पे देखी गई थी। प्रॉब्लली देयर वाज अ सेपरेशन और ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स फॉर द टेनेंट्स, वो ज्यादा उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे, इसी वजह से ये रिवोल्ट जो था ये निकल के आया। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट पागलपंथीज। पागलपंथीज के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पागलपंथीज कंसिस्टेड ऑफ हजोंग एंड गारो ट्राइब्स, तो हजोंग आपको पता होगा, अभी न्यूज में भी था, हजोंग जो थे वो हिंदूज थे। ठीक है, तो हजोंग और गारो ट्राइब्स जो थी वो पागलपंथीज को कॉन्स्टिट्यूट करती थी, मतलब जो पागलपंथी करके ग्रुप था उसमें हजोंग ट्राइब के लोग थे और गारो ट्राइब के लोग थे। नेक्स्ट, इट वॉज फाउंडेड बाय करम सिंह, तो ये करम सिंह ने फाउंड किया था। थर्ड, इन दिस रिवोल्ट जमींदास टारगेटेड ब्रिटिशर्स, तो जमींदास जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को टारगेट किया। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है। फ्यू मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करेंगे। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं पागलपंथीज के बारे में। पागलपंथीज के अंदर हजोंग और गारो ट्राइब थी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ये दोनों ट्राइब्स हजोंग और गारो ट्राइब ने मिलकर ही जो पागलपंथी करके ब्लॉक था उसको फॉर्म किया था। देन ये जो लोग थे ये टेनेंट्स थे और किसके अगेंस्ट में थे, जमींदार के। तो ये जो बेसिकली अपोजिशन रखी गई थी ये जमींदार के अगेंस्ट में रखी गई थी। तो तीसरी स्टेटमेंट की क्या ये जमींदार ने ब्रिटिशर्स को टारगेट किया था, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें पागलपंथीज ने जमींदार को टारगेट किया था, उनके हाउसेस को अटैक किया था और इस वजह से ब्रिटिशर्स को इंटरवीन करना पड़ा था।
ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया, इनके रिवोल्ट को सप्रेस किया और एक इक्विटेबल अरेंजमेंट लेके आए जो कि लेस एक्सप्लॉइटेटिव था पहले के कंपैरिजन में। सेकंड, इट वाज फाउंडेड बाय करम सिंह। सेकंड स्टेटमेंट में उनके जो हेड थे जिसने इस पर्टिकुलर पागलपंथी को फॉर्म किया था, दैट वाज करम सिंह। दिस इज आल्सो करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। बस ये ध्यान रखिएगा, पागलपंथी जो थे वो जमींदार के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया और एक इक्विटेबल अरेंजमेंट को एस्टैब्लिश किया, हालांकि रिवोल्ट को वायलेंटली ही सप्रेस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट फायराजी रिवोल्ट। फायराजी रिवोल्ट के ऊपर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली क्या है, दे वर फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट, तो जो फायराजी थे ये मुस्लिम सेक्ट्स को फॉलो करते थे। सेकंड, इट वाज फाउंडेड बाय हाजी दादू मिला। सो हाजी दादू मियां जो थे उन्होंने इस फायराजी रिवोल्ट को फाउंड किया था। देखते हैं। देन दे सपोर्टेड टेनेंट्स अगेंस्ट जमींदार। तो इसमें क्या हुआ था, फायराजी रिवोल्ट के अंदर टेनेंट्स को सपोर्ट किया गया था, किसके अगेंस्ट में, जमींदार के अगेंस्ट में। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर को। फ्यू मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं फायराजी रिवोल्ट के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट है दे वर फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट। दिस इज करेक्ट, क्योंकि मुस्लिम सेक्ट को फॉलो करते थे। इसे फाउंड किसने किया था, हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर। फरीदपुर के हाजी शरीयत अल्लाह जो कि हाजी दादू मियां के बेटे थे, उन्होंने इसे फाउंड किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। थर्ड, दे सपोर्टेड टेनेंट्स अगेंस्ट जमींदार, ये भी स्टेटमेंट सही है। वो एक सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस काफी एक्सट्रीम लेवल पे रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस लाना चाहते थे और इसी वजह से टेनेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द जमींदार। तीसरी स्टेटमेंट भी जो है सही है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हाजी शरीयत अल्लाह थे, इन्होंने फायराजी रिवोल्ट को स्टार्ट किया। मेन मकसद यही था कि रिलीजियस लेवल पे, सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे एक्सट्रीम चेंजेस लाने हैं। तो छोटे मोटे चेंजेस से काम नहीं बनेगा, हमें जो बिग चेंजेस है वो लाने पड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने 1819 से लेकर 60 तक, जब भी उनकी लाइफ रही, 1838 से 57 तक ये रिवोल्ट रहा था, यहां पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इंग्लिश को एक्सपेल करने के लिए उन्होंने बंगाल में स्टेप्स लेने शुरू करे। हुआ क्या, फायराजी डिस्टर्बेंसेस जो थी उसकी वजह से अंग्रेजों को बंगाल के अंदर एक रिवोल्ट लाइक सिचुएशन को फेस करना पड़ा 1838 से लेकर 57 तक। तो ये जो हमारे अराउंड 19 साल के आसपास का जो टाइम था, वहां पर फायराजी रिवोल्ट ने अंग्रेजों को चुपचाप बैठे नहीं दिया और फाइनली हुआ क्या, फायराजी जो थे 1857 के बाद ही वो वहाबी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और वहाबी भी, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, वो भी प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम और प्यूरिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे थे, एंटी ब्रिटिश थे और ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश कल्चर का किसी भी तरीके से मुस्लिम्स या इस्लाम के ऊपर असर पड़े। तो दोनों ये जो थे, फायराजी जो था वहाबी के अंदर ही मर्ज कर गया। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था, आंसर इसका ए है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने, 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मोपला अपराइजिंग। तो मोपला अपराइजिंग के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, रेवेन्यू हाइक वाज द प्रीकर्सर ऑफ मोपला अपराइजिंग। तो मोपला अपराइजिंग होने के पीछे का पहला रीजन क्या था, तो ये था रेवेन्यू हाइक, रेवेन्यू काफी ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा था। सेकंड, द सेकंड मोपला अपराइजिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस एंड खिलाफत। तो जो सेकंड मोपला अपराइजिंग थी उसमें कांग्रेस और खिलाफत ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। देन द रिवोल्ट इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज मालाबार रिबेलियन। तो जो मोपला अपराइजिंग है इसको मालाबार रिबेलियन भी कहा जाता है, हो सकता है, देखते हैं। टेक 15 सेकेंड्स, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। फ्यू मोर सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं मोपला अपराइजिंग को। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। रेवेन्यू हाइक वाज द प्रीकर्सर ऑफ मोपला अपराइजिंग। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज काफी ज्यादा रेवेन्यू वहां से कलेक्ट किया जा रहा था। द पेजेंट्स वर इन अ वेरी बैड शेप और फाइनेंशियली वो जो उनके ड्यूज होते थे उसको पे नहीं कर पा रहे थे। हेयरफॉर यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो इस तरीके से रेज हुई कि अपोजिशन, जो एक स्मॉल लेवल की अपोजिशन थी, उसने
एक अपराइजिंग का रूप ले लिया। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड मॉपला अपराइजिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस एंड खिलाफत। नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, फैक्चुअल स्टेटमेंट है ये। थर्ड इज द रिवोल्ट इज समटाइम्स रेफर्ड एज मालाबार रिबेलियन, तो इसे मालाबार रिबेलियन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो हुआ क्या था, जो पेजेंट्स थे उनको तीन बेसिक चीजें परेशान कर रही थी। एक तो थी रेवेन्यू हाइक, सेकंड फील्ड साइज उनका कम हो गया था, रिडक्शन इन फील्ड साइज, थर्ड ऑपरेशन बाय ऑफिशियल्स। तो एक तो रेवेन्यू ज्यादा मांगा जा रहा है आपसे, आपका फील्ड साइज कम हो गया, और फील्ड साइज कम होने की वजह से रेवेन्यू तो वैसे ही कम हो जाएगा आपका फील्ड से आने वाला। देन उसकी वजह से आपको ऑफिशियल्स का जो ऑपरेशन था वो भी फेस करना पड़ रहा था। ये तीन चीजों ने पेजेंट्स को परेशान कर दिया था और इवेंचुअली इट लेड टू मॉपला अपराइजिंग। यहां पे भी कम्युनल कलरिंग जो थी वो देखने को मिली थी, बिकॉज जो पेजेंट्स थे वो लार्जली मुस्लिम्स थे, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और इसको मालाबार रिबेलियन भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज द प्लेस वाज जहां पे हुआ था मालाबार था। और यह हुआ क्या था, द मॉपला रिबेलियन और द मालाबार रिबेलियन जिसको कहा जाता है, इट वाज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ खिलाफत। तो जो खिलाफत मूवमेंट केरला के अंदर, तो इस रीजन में जो खिलाफत मूवमेंट हो रहा था, ये मालाबार रिबेलियन या मॉपला अपराइजिंग, दैट वाज द एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को यह बात समझ में आ गई थी कि खिलाफत की वजह से ही यहां पे मॉपला जो अपराइजिंग हुई है वो हुई है। इसके बाद क्या किया इसने, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो कांग्रेस और खिलाफत की मीटिंग्स हैं वो इलीगल हो जाएंगी। कांग्रेस और खिलाफत की मीटिंग को होने नहीं दिया गया, बिकॉज उससे यह पता चल रहा था कि कांग्रेस और खिलाफत दोनों मिलकर कुछ इस तरीके की चीजें प्लान कर रही है जिससे फ्यूचर में भी मॉपला लाइक अपराइजिंग्स हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा सी होगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब हम एक 3 to 4 मिनट्स का क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने बुंदेलखंड डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ा था। सेकंड एंग्लो मराठा वार के टाइम पे जो बुंदेलखंड था उसको कॉन्कर किया गया था और बाद में बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर इसको मिला लिया गया था। मेन जो लीडर्स थे यहाँ पे लक्ष्मण दावा करके थे, उनके बाद गोपाल सिंह आए। इन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया और काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उनके सामने रखी। नेवरदलेस इवेंचुअली उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। देन हमने पलाक्केमेडी आउटब्रेक के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो जमींदार थे और रेजिस्टेंस आ रही थी उनकी तरफ से, राजास ने भी उनको ज्वाइन किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो एक तरफ तो जमींदार थे, राजा थे, जैसे नारायण राव, उनके बेटे जो थे गजपति राव, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखने की कोशिश करी। और ये गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता था, इसी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे इनको परेशान करते रहते थे। देन हमने कच्छ रिबेलियन के बारे में पढ़ा था, जिसमें राजा भारमल जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। उनको हेल्प किससे मिली थी, अफगान और अफ्रीकन दोनों से मिली थी, लेकिन उनके खुद के कुछ चीफ्स की कॉन्स्पिरेसी की वजह से उनको वहां से हटाया गया और बाद में उनके चीफ्स की वजह से ही उनको रीइंस्टेट किया गया। देन हमने पढ़ा था बरेली अपसर्च के बारे में, जिसमें जो पुलिस टैक्स था वो काफी इंक्रीज हो गया था, और इसके अलावा जो डिसकंटेंटमेंट था वो जो ड्यूरिंग टैक्स कलेक्शन एक लेडी जो थी वो इंजर हो गई थी, उसके बाद ये जो अपसर्च थी वो काफी फैल गई थी। देन इसके बाद हमने पाइका रिबेलियन के बारे में पढ़ा कि ये लैंडेड मिलिशिया थे, फुट सोल्जर्स थे और गजपति रूलर के अंडर में थे, ये जो कि उड़ीसा से आते हैं। ये क्या करते थे, रेंट फ्री लैंड इनको दी जाती थी और अपनी पुलिस सर्विसेज जो थे ये प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का काफी अपोज किया था इन्होंने और काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उनके सामने रखी थी। देन पाइका रिबेलियन के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके जो हेड थे बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की थी वो एक रीजन बना इसका। अलॉन्ग विद दिस जो सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज करे गए थे वो लोकल्स लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए। देन पाइकर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि गुरिल्ला टैक्टिक्स इन्होंने यूज करी थी और फाइनली इसका जो रिप्रेशन हुआ 1818 के अंदर हो गया। और पाइका को रिसेंटली ही आई थिंक लास्ट ईयर ही मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए डिक्लेयर किया है और अब से बुक्स के अंदर भी इनको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाएगा। देन ऑमरी वर्ल्ड के ऊपर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी थी, तो इसको जो हेड कर रहे थे वो गौमदर कॉन्वर थे और इसके बाद कंसिलेटरी पॉलिसीज यूज करी गई। हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स आसाम से जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे, हालांकि पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट बर्मीज वॉर के पास वो चले जाएंगे। इसी वजह से ऑमरी वर्ल्ड हुआ और फाइनली असम का बाइफर्केशन किया गया। देन वहाबी मूवमेंट प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम के लिए था, वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करते थे और जो सिक्स के पंजाब को वो एक्वायर करना चाहते थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने कर लिया। इसी वजह से अब उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे। देन कुका मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया, भगत जवाहर मल इसको लेके आए थे। इसमें जो रिलीजियस कैंपेन था, ये सोशल कैंपेन भी कह सकते हैं इसको, इसमें पॉलिटिकल टिंज भी था, पॉलिटिकल कैंपेन भी था, क्योंकि ये पंजाब को एस्टेब्लिश करना चाहते थे जैसे कि पहले हुआ करता था वो महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पर, और ब्रिटिशर्स को वहां से निकाल देना चाहते थे। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि नामधारी जो सेक्ट है वो लुधियाना के अंदर बाबा राम सिंह लेके आए थे और ये भी देखा था हमने कि ये बैसाखी वाले दिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था
और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी यही थे कि लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा ताकि पंजाब जो एक फ्री कंट्री है उसको स्टैब्लिश किया जा सके। देन हमने पढ़ा था कूका रिबेलियन के बारे में कुछ और, कि स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन के जो कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसा माना जाता है कि स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले कूका रिबेलियन में देखा गया था, और इसमें जो इसके जो राम सिंह जी थे उनको इवेंचुअली रंगून भेज दिया गया आफ्टर द सप्रेशन ऑफ कूका रिबेलियन। देन हमने नरकलबेरिया अपराइजिंग के बारे में पढ़ा था, जिसको किसने स्टार्ट किया था, टीटू मीर ने, जिसका नाम था मीर निथार अली। इसमें जो टेनेंट्स थे उन्होंने अपोज किया था लैंडलॉर्ड्स को, और रिलीजियस कलरिंग देखी गई थी क्योंकि टेनेंट्स जो थे वो ज्यादातर मुस्लिम्स थे और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हिंदू थे। देन हमने पढ़ा था पागलपंथीज के बारे में। इसमें हाजोंग, हिंदूज और गारो ट्राइब्स के लोग होते थे। इसका हेड कौन कर रहे थे, करम सिंह इसके हेड कर रहे थे, करम सिंह हेड कर रहे थे। और इसमें भी पागलपंथीज ने दे रिफ्यूज टू पे अ रेंट अबव अ सर्टेन लिमिट। तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उन्होंने कहा भाई इससे ज्यादा हम रेंट पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जमींदार जो थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे एंड दे वर फोर्सिंग देम टू पे मोर एंड मोर रेंट। इसी वजह से उन्होंने जमींदार के हाउसेस को अटैक करना शुरू किया और फाइनली ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया, सप्रेस किया इस रिवोल्ट को, एक इक्विटेबल अरेंजमेंट का जो प्रोविजन था वो डाला। देन हमने फराजी रिवोल्ट के बारे में पढ़ा है। तो फराजी रिवोल्ट जो है ये मुस्लिम सेक्ट्स को फॉलो करते थे। इसका हेड कौन थे, हाजी दूदू मियाँ के बेटे हाजी शरीयत अल्लाह इसके जो हेड थे, उन्होंने फाउंड किया था इसको। और इसमें जो सपोर्ट था वो टेनेंट्स को दिया गया था अगेंस्ट द जमींदार्स। ठीक है, तो इसमें रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल लाइंस पे काफी ज्यादा चेंजेस करे गए थे, बिकॉज जो हाजी शरीयत अल्लाह थे वो ये कहते थे कि हमें एक्सट्रीम चेंजेस चाहिए इन रिलीजियस स्फीयर, सोशल स्फीयर एंड पॉलिटिकल स्फीयर। और फाइनली जो फायराइजी था वो वहाबी के अंदर मर्ज हो गया था। फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आए थे मोपला के अंदर, मोपला अपराइजिंग के अंदर जो रेवेन्यू हाइक हो रहा था यहाँ पर, ये पढ़ा था हमने, रेवेन्यू हाइक था यहाँ पर, फील्ड का साइज कम हो रहा था और जो ऑफिसर्स थे वो ऑपरेस कर रहे थे। इस वजह से पेजेंट्स ने ये रिवोल्ट किया था। इसमें भी रिलीजियस कलरिंग देखी गई थी और इसका ये जो था खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था केरला के अंदर, उसका एक एक्सटेंशन था। इसके बाद जो खिलाफत और कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था और इसी को ही मोपला अपराइजिंग को ही मोपला या फिर मालाबार रिबेलियन भी कहा जाता है। देन ये हमारा क्विक रिकैप जो था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अगर 13 to 15 आपने स्कोर किया सो इट्स एन एक्सलेंट स्कोर, कांग्रेचुलेशंस। 10 से 12 का स्कोर भी आपका अच्छा है। 7 से 9 का स्कोर है तो आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, और लेस देन 6 और इक्वल टू 6 का अगर स्कोर है तो आपको स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा टू स्कोर गुड इन द हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द प्रीलिम्स पेपर। नाउ यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ये लिंक दिया है यहाँ पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के अंदर अनअकैडमी स्टूडियो राइज को लिखिएगा और इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर अपडेट्स मिला करेंगे फ्रॉम वेरियस अनअकैडमी स्टूडियो राइज एजुकेटर्स। देन thanks for watching this video. Give us a like if you like the video. You can subscribe the Unacademy channel और PL live code को use कर सकते हैं to get 10% discount on Unacademy Plus to enjoy the full series of all the videos. Now, thanks for watching once again. Goodbye.